आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें चेहरे को छू रहे थे। आकाश में बिजली चमक रहे थे। विनोद चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश की वजह से पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गए थे। उसके कारण अंधेरे में यहाँ सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लग रहे थे। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। विनोद चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी की वजह से भैंसें ऐसा चीख रही होंगी। इसलिए विनोद चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में विनोद चाचा की नजर उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लड़की उनकी खाट पर बैठी हुई है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली चमकी। वैसे तो विनोद चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त विनोद चाचा ने आग में घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से वो लड़की ठीक तरह से दिखाई दे रही थी। चाचा ने तापने के साथ साथ बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए विनोद अचंभित रह गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। विनोद खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, उन्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। चाचा ने एक बड़ी सी लकड़ी अपने हाथों में ले ली और बोले, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो लड़की खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? चाचा ने हिम्मत करके कहा, ये यहां से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर विनोद चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस लड़की ने आवाज लगाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहीं पर तो मेरा बचपन गुजरा है। ये मेरा घर है और मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि उनके सामने जो लड़की खड़ी है उसे वो जानते हैं। उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रहे थे। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये लड़की है कौन? अगर मैं इस लड़की को जानता हूं तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक उन्हें याद आया कि ये तो ज्योति है। ज्योति मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब विनोद चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल के थे तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रहे थे। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
ज्योति मारी जा चुके थे। विनोद चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थे। गांव के एक बुजुर्ग ने विनोद चाचा से कहा, जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझकर हमने उसे दफनाया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। विनोद चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया था वहां गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कब्र को वापस खोदा जाए। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने उस कब्र को खोदा और वहां से ज्योति की हड्डियां निकाली। उन हड्डियों का अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। आखिरी बार विनोद चाचा ने ज्योति को देखा। ज्योति की आंखों में आंसू थे और फिर एकदम से ज्योति जैसे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद ज्योति फिर कभी किसी को नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब अमर के ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसा ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं यानी कि अमर अपनी आसपास की दिखती हुई हर एक चीज की फोटो खींचना चाहता था, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर पेड़ पौधे या फिर कुछ भी। मुझे बस फोटो खींचने से मतलब रहता था और मैंने अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझ लिया था। लेकिन मेरी हालत तो तब खराब हो गई जब मेरे कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जिसे आज तक मैं भी नहीं समझ सका। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक और वाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे एक परछाई से बनी दो आंखें दिखाई दे रहे थे और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने दिख रहे थे। डर के कारण मैंने वो फोटो तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात के 2 बजे के आसपास कबर्ड से धीरे धीरे आवाज सुनाई देने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया है और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके मेरा ही एक फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। अपने आप ही कैमरा में फोटो कैसे क्लिक हो गया। मैं भागकर अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे बड़ों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के बाद में पापा मेरे रूम में गए और मेरे कैमरे को चेक करने लगे, लेकिन उसमें मेरी कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दी। पापा ने ये देखकर मुझे कहा, यह सब तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पर बैठा कैमरे में से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी कार्ड में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं पूरी तरह से डर गया और तुरंत ही उस फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर डर के मारे थर थर कांपने लगे। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने पापा से बात की थी और इसी फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाली कोई आकृति नजर आई। इस टाइम पर मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा मैंने बाकी के सारे फोटोज डिलीट कर दिए
और तुरंत ही कैमरा लेकर सीधे पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरा की मेमोरी दिखाई तो वो पूरी तरह से खाली थे, उसमें कोई फोटो नहीं थे। उस दिन मेरे पापा मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुए और बोले, अगर तुझे ये कैमरा पसंद नहीं तो फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मत कर। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ वही डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से ही फोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि मेरा ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं तो एक नास्तिक हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मुझे फिर से दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, मुझको कैद करने की सज़ा तेरी जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा तो उससे पहले ही ये मेमोरी कार्ड से डिलीट हो जाएगा। 45,000 में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो चीज़ मेरे कैमरे में कैद हो गई, लेकिन वो भूत या फिर वो जो कुछ भी था यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझकर कैमरे में कैद किया। अब तो मुझे फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। राजीव और प्रताप दोनों ही एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात के 10 बज रहे होंगे। राजीव बड़ी ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। यार, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? प्रताप ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा और बस गाड़ी चलाने पर ध्यान देता रहा। यार राजीव, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम अपनी ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहे हो। अभी चुप रहो, शमशान का रास्ता शुरू हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी इस सुनसान रास्ते को पार करना है। राजीव ने ड्राइविंग करते हुए प्रताप से कहा। क्या यार, तुम भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? शमशान का रास्ता है तो क्या हुआ? प्रताप ने हंसते हुए कहा। राजीव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी तेजी से चलाता रहा। तभी एक लड़की तेज गति से भागती हुई विपरीत दिशा से सीधी आकर उनके गाड़ी से टकराई। एक भयानक चीख उठी उस लड़की की। राजीव और प्रताप दोनों भी चीख पड़े। राजीव ने जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी रुक गई। टायर से धुआं निकल रहा था। राजीव ने मजबूती से स्टीयरिंग पकड़ ली थी तो वहीं सामने बैठे प्रताप ने गाड़ी के डैशबोर्ड को। गाड़ी की लाइट ऑफ हो चुकी थी। अंदर भी और बाहर भी घना अंधेरा छा गया था। राजीव ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे। आंखें मूंदे स्टीयरिंग पर पड़ा था। उसने प्रताप की ओर देखा। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए एकटक आंखें फाड़कर बाहर की तरफ देख रहा था प्रताप। राजीव, राजीव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कहते हुए प्रताप ने उसके माथे को टटोला। कौन है? कौन है? राजीव ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं हूं राजीव, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं, पर वो लड़की कहाँ गई? लड़की? कौन लड़की? प्रताप ने हैरान होते हुए कहा।
वही जो अभी अभी गाड़ी से टकराई थी। राजीव ने उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा। पर मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। राजीव ने प्रताप की बात का कोई जवाब दिए बिना धीरे से कार का दरवाजा खोला और कार के बाहर आकर आगे पीछे चारों तरफ देखने लगा। कार से 2-3 मीटर की दूरी पर कोई लड़की औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। डरते डरते राजीव उस लड़की के पास गया। आज उसे अपनी दादी माँ की बताई बातें सच होती प्रतीत हो रहे थे, जो वो बचपन में उसे सुनाती आ रहे थे। वो अक्सर उसे बताते थे कि उस शमशान वाले रास्ते में 10 बजे के बाद कभी मत गुजरना। वहां एक खूनी मादा भेड़िया रहती है जो युवाओं को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं किसी बड़े घराने की कोई लड़की की डोली उधर से ही गुजर रहे थे और किसी अज्ञात रूहानी ताकत ने भेड़िए के रूप में आकर उस औरत को मार डाला। तब से वो स्त्री रात के समय सज संवर कर बाहर निकलती है और अपने शिकार की तलाश करती है। फिर अपने भयानक वेयरवुल्फ के रूप में बदलकर अपने साथ लड़कों को ले जाती है। फिर उनका क्या करती है आज तक कभी पता नहीं लगा। कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि जिस भी वहशी दरिंदे ने नर बच्ची भेड़िए के रूप में उस स्त्री का कत्ल किया था, वो उसका बदला पूरे पुरुष समाज से लेना चाहते थे। गुर्राहट की आवाज के साथ राजीव अचानक से चौंक उठा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर किसी कुत्ते या भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दी। राजीव ने उस लड़की की नब्ज को टटोला जो अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, पर नब्ज धीमी गति से अभी भी चल रहे थे। उसने उस लड़की को पुकारा, कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ इस सुनसान शमशान के पास क्या कर रही हो? गुर्राहट की अचानक ही एक आवाज आई और वो लड़की उठी। उसके भयानक विभत्स चेहरे को देखकर राजीव की चीख निकल गई। उसकी शक्ल एक लड़की से धीरे धीरे एक भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। दांत भयानक रूप से बाहर निकलने लगे थे, एकदम नुकीली। कुत्ते और भेड़िए के माफिक कान और नाक बेहतरीन ढंग से बढ़ने लगे थे। चेहरे पर, पूरे शरीर पर बाल बढ़ने शुरू हो गए। आंखें एकदम लाल लाल खून के जैसी अंधेरे में भी चमकती हुई। राजीव को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी दादी की बताई बातें सच थी। अब उसे अपने परिवार की याद आने लगी। क्या हुआ राजीव? कौन है ये? नहीं, अचानक ही उस स्त्री के बदलते भेड़िए रूप को देखकर प्रताप चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट उस सुनसान शमशान में गूंज उठी, पर सुनता कौन? भागो राजीव, यहां से भागो, कहता हुआ उसने राजीव की बाह पकड़ी और घसीटते हुए गाड़ी की ओर लाना चाहा। गुर्राहट अचानक ही उस भेड़िया रूपी लड़की ने गुर्राते हुए कहा, यह आज मेरा शिकार है और एक रात में एक ही शिकार करती हूं। तुम यहां से चले जाओ। तुम क्या समझती हो, इस तरह की बनावटी शक्ल बनाकर हमें डरा दोगी? अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ, कहता हुआ प्रताप ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तभी उस मादा आदमखोर भेड़िए की शक्ल में वो लड़की की अट्ठास की आवाज आई। कभी उसकी शक्ल भेड़िए की हो जाती तो कभी लड़की की। ये देखकर प्रताप के शरीर से ठंडे पसीने निकलने शुरू हो गए। कौन हो तुम और हमें मारकर क्या हासिल होगा? अभी बताती हूँ,
कहते हुए उस भेड़ियानुमा स्त्री ने अपने भयानक जबड़े को खोला और राजीव को जबड़े में लेते हुए वहां से दौड़ पड़ी। राजीव, राजीव, चिल्लाता रह गया प्रताप और वो खूनी मादा आदमखोर भेड़िया राजीव को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। प्रताप को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी और पलक झपकते ही ये घटना हुई। वो अंधेरे में ही उधर ही दौड़ पड़ा जिधर वो भेड़िया राजीव को लेकर गए थे। चारों तरफ अंधेरा था, कोई गुफा लग रहे थे। भेड़िया उसे अपने जबड़े में दबाए दोनों हाथों से सहारा दिए एक तरफ बढ़ती जा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? राजीव ने उसके जबड़े से निकलने की असफल कोशिश की। उसे लग रहा था कि उस माता नरभक्षी भेड़िए के चंगुल से शायद वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? तभी उस भेड़िए ने राजीव को जबड़े से बाहर निकाला और अपने हाथों से धक्का दिया। वो लुढ़कता हुआ एक पत्थर से टकराया। उसके सामने एक डरावनी मूर्ति बनी हुई थी जिसके आगे एक दिया जल रहा था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ही उसे फिर उसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो कि बहुत ही तेजी से गुर्रा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राजीव जोर से चीखते हुए बोला, मुझे एक श्राप से मुक्ति पानी है। तभी एक आवाज गूंज उठी जो कि किसी भेड़िए और औरत की मिली झूली आवाज थी। कैसा श्राप? तुम मेरा 100वां शिकार हो और आज मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। आज मुझे आज़ादी मिल जाएगी। जिसके बाद उस भेड़िया स्त्री ने बताना शुरू किया वो श्राप जो उस रूहानी ताकत वाले आदमखोर भेड़िए ने मुझे गले में काट कर दिया था। उसी की वजह से मैं भेड़िए के रूप में बदल चुकी हूँ। उसका खून मेरे खून में मिल गया था और उसकी रूहानी ताकत मेरे अंदर आ गई। मैं मुक्ति चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस भेड़िया मानव के रूप में। उसकी सारी बातें सुन राजीव बोला, पर किसी निर्दोष को मारकर अपने श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हो? बल्कि पाप के दलदल में तुम धंसती जा रही हो। वो रूहानी ताकत वाला आदमखोर भेड़िया मानव बस तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वो। फिर दोनों के बीच कुछ बातें इशारे में हुई। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए उसने फिर से राजीव को अपने दोनों हाथों से किसी बच्चे के माफिक उठा लिया और एक तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर तभी अचानक से गोली चलने की एक तेज आवाज आई। दरअसल वहां पर प्रताप पहुंच चुका था और प्रताप ने गोली सीधे उस वेयरवुल्फ के दिल में मारी थी, जैसा कि एक वेयरवुल्फ को मारने के लिए ही गोली चलाया हो। वो वेयरवुल्फ एकदम से जमीन पर जा गिरी और तभी वो धीरे धीरे बदलने लगी और उसका पूरा चेहरा वापस से एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। राजीव तुरंत ही भागकर उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा। वो उसे किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहता था, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वेयरवुल्फ ने, या फिर यूं कहें कि अब उस लड़की ने राजीव के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। राजीव की आंखों से भी कहीं ना कहीं आंसू के 2 बूंद छलक आए। खैर, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जिसके बाद प्रताप ने राजीव को संभाला और वो दोनों दोस्त वहां से निकल गए।